हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब साथियों। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि 85 या 90% क्वेश्चन इस वीडियो से आपके जरूर से जरूर सही होंगे इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक है, तो साथियों चलिए शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। पहला है भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या है? भारत का विश्व में स्थान। तो भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। और पहले नंबर पर कौन सा है देश है? रशिया, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। कुल स्थल भारत में कितना है? विश्व के स्थल का 2.4% स्थल वो भारत में है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश इस समय साथियों आपका भारत देश है। चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। और साथियों अगर बात करें कुल जनसंख्या में विश्व के जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अगर भारत के मैप पे देखें साथियों तो भारत का जो उत्तरी बिंदु कौन सा है वह है साथियों इंद्रकौल जो कि लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वह है साथियों इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? वह साथियों गौर माता जो कि गुजरात में है। ठीक है, क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर बात करें अवस्थिति, भारत की जो अवस्थिति है वो एशिया महाद्वीप में है। उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांश के अनुसार। देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं। बात करें साथियों भारत की सीमा रेखा यानी बाउंड्री की, जो स्थलीय सीमा रेखा है वो लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर। समुद्र तटीय रेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथियों अगर बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार की तो कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है साथियों ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा अक्षांशीय विस्तार को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें भारत के पूर्वी जो है भारत के देशांतर विस्तार को तो कितने हैं? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का अगर देखें उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? वो 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर देखें भारत की जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और गुजरात गुजरती है और भारत के लगभग मध्य से ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। तो जो कर्क रेखा है साथियों वो आपकी जो विषुवत रेखा है उससे जो है 23.5 डिग्री जो रेखा खींच जाती है उससे कर्क रेखा बोलते हैं। और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य आप ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। अगर बात करें साथियों भारत के जो मानक समय की बात करते हैं तो भारत का जो मानक समय है वो जो है समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। और ये जो है ग्रीनविच जो जीएमटी है, जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और भारत के 5 राज्यों से ये आपका गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं ये? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य आप याद रखिएगा, यहाँ से आपकी देशांतर रेखा गुजरती है। और ये जो इसका मानक जो तय किया गया भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये आपकी गुजरती है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में इसी जो है सीमा रेखा के कारण साथियों 2 घंटे का अंतराल भी होता है समय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अगर बात करें भारत के यहाँ पे जो है पड़ोसी देशों और उनसे लगे भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो जो पड़ोसी देश है अगर चीन की बात करें तो चीन से भारत की जो सीमा की लंबाई कितनी है? बॉर्डर की लंबाई है 3,488 किलोमीटर है। और इसी सटे राज्य चीन से जो हमारे सटे राज्य हैं कौन कौन से हैं? लद्दाख के शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। साथियों यहाँ से आपकी यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इन राज्यों को आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें पाकिस्तान से भारत की जो सीमा रेखा लगती है 3,323 किलोमीटर लगती है। और जो कौन कौन से हैं? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब राज्य और राजस्थान और गुजरात। ठीक है
साथियों जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा लगती है वो आपकी लगती है किससे? बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से कितनी लगती है? 4096 पॉइंट जो है 06 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य जो है ये आपकी जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर बात करें नेपाल, नेपाल के साथ जो साथियों वो है आपका 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है भारत। और कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये साथियों आपके जो 5 राज्य हैं इसकी सीमा जो है नेपाल के साथ साझा होती है। अगर बात करें म्यांमार की, म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करती है भारत से। और कौन कौन से राज्य हैं भारत के? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर बात करें भूटान की, 6999 किलोमीटर की सीमा साझा करती है भारत से। और कौन कौन से राज्य हैं भारत के? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान में रखिएगा इसको। और अफगानिस्तान जो सबसे छोटी सीमा साझा करती है 106 किलोमीटर, कौन सा है? लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश से इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ। तो सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश। सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे अगर पड़ोसी देशों की बात करें कितनी है? 7। तो स्थलीय जो सीमा है जो जमीन से जुड़े हुए हैं आपके देश हैं कितने हैं? वो 7 हैं। और अगर बात करें रेड क्लिफ रेखा किस देश की बाउंड्री बनाती है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा। और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के साथ। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ ये जो है सीमा रेखा साझा करती हैं। अगर बात करें साथियों दक्षिण में समुद्र पार भारत के जो 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका है और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है। तो पाक जल संधि कहां पे है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का अगर भौतिक स्वरूप देखें तो भारत का जो अगर भौतिक स्वरूप देखें तो इसका विभाजन साथियों 6 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं? उत्तर एवं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, भारत का ये भौतिक स्वरूप है साथियों। ठीक है। अगर बात करें भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्रों में को साथियों यहाँ पे विभाजन किया गया है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें जो हिमालय का जो पर्वत श्रेणी है इसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करते हैं पहले। तो जो हिमालय का पर्वत श्रेणी है ये साथियों भारत की उत्तरी सीमा पे स्थित है। और ये एक नवीन वलित पर्वत है हिमालय जो है। और सिंधु से जो सिंधु नदी है वहाँ से लेके आपकी ब्रह्मपुत्र तक इसका फैलाव है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। और लंबाई जो लगभग 2400 किलोमीटर है। चौड़ाई अगर बात करें साथियों कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई हो जाती है वो 150 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें साथियों अगर हिमालय का उत्तर से दक्षिण में अगर आप इसका विभाजन देखते हैं तो क्या मिलता है आपको? पहले आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर निम्न या हिमाचल हिमालय, फिर आपका बाह्य या शिवालिक हिमालय। तो ये आपके उत्तर से लेके दक्षिण का आपका ये विभाजन हो जाएगा। अब इसमें बात करेंगे हम लोग पहले ट्रांस हिमालय की बात करने वाले हैं। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार का हिमालय। तो इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है? कारकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये आपकी जो साथियों ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं कारकोरम, लद्दाख और जास्कर। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी बोला जाता है। विस्तार जो है वो कैसा है? पश्चिम से पूर्व में साथियों इसका विस्तार है। और ये लगभग जो है साथियों 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग चौड़ाई 40 किलोमीटर है। और सिंधु नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? कैलाश की उत्तरी ढाल से होता है। विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू जो गाडुइन ऑस्टिन है ये आपकी ट्रांस हिमालय में ही आती है। और इसकी जो आपकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। अगर बात करें साथियों महान हिमालय की बात करते हैं। और महान हिमालय जो है सबसे अधिक जो है सतत श्रृंखला है। और इसमें जो अब महान हिमालय में जो ग्रेट हिमालय है इसकी जो सबसे प्रमुख चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर है। नेपाल में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद जो है साथियों इसमें है आता है महान हिमालय में कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। और ये जो ग्रेट हिमालय है ये क्रोड जो है इसका जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। औसत ऊंचाई जो है महान हिमालय की 6000 किलोमीटर है। और विस्तार जो है अगर बात करें साथियों इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 25 किलोमीटर है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा।
अब साथियों बात करेंगे हम लोग मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय जो है इसका निर्माण जो है अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। ऊंचाई इसकी जो है 3700 से लेके 4500 किलोमीटर है। औसत जो चौड़ाई है वो आपकी 50 किलोमीटर है। अगर इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करें आपकी मध्य हिमालय की, कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। इसकी जो 3 प्रमुख आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों जो मध्य हिमालय है इसको पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है ये, और इसकी जो प्रमुख घाटियां हैं, कौन कौन सी घाटियां हैं आपकी मध्य हिमालय में? जो ये है कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। तो कुल्लू घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में है और कांगड़ा घाटी कहाँ पे? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें साथियों आपके बाह्य यानी शिवालिक हिमालय की, तो ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं और जिसको हम लोग शिवालिक हिमालय बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बाह्य श्रृंखला है ये। और अगर बात करें दून की, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित जो लंबोद घाटी होती है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित जो लंबोद घाटी है उसे क्या बोलते हैं? दून बोला जाता है। और प्रसिद्ध दून कौन सा है? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये आपकी प्रसिद्ध दून है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो ये साथियों आपका जो पूर्वी हिमालय है इसका मैप है। इसको आप इंडियन मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको आप मैपिंग को अच्छे से देख लीजिएगा। बार बार देखेंगे, 2-4 बार आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें हिमालय का, अगर प्रादेशिक रूप से विभाजन करते हैं तो पश्चिम से पूर्व के रूप में करते हैं। तो पंजाब हिमालय पहले क्या आएगा? पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु से लेके सतलज नदी के मध्य में है और इसकी लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के मध्य है, 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय जो है साथियों काली नदी से लेके तीस्ता नदी के मध्य में है, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। असम हिमालय जो कि तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। बात करें साथियों अगर भारत की जो प्रमुख घाटियां, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कौन कौन सी प्रमुख घाटियां हैं? बात करें अगर नुब्रा और मरखा घाटी कहां पे है? ये साथियों आपके लद्दाख में है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लाहौल स्पीति, पिनवैली, ये घाटियां कहां पे हैं? ये घाटियां साथियों आपका हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। नेलांग और फूलों की घाटी, ये साथियों कई बार आपके एग्जाम पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है उत्तराखंड में। युथांग की घाटी कहां पे है? सिक्किम में है। और नेवरा की घाटी कहां पे पड़ेगा? ये पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग में मिलेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आपको बार बार देखना है और इससे आपकी जो है इंडियन ज्योग्राफी का टेंशन खत्म हो जाएगा। साथियों अगर बात करें यहाँ पे जो है शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। जुकू घाटी कहाँ पे है? वो आपका नागालैंड में है। चुम्बी घाटी कहाँ पे है? चुम्बी घाटी साथियों आपका सिक्किम में है और ये भारत, भूटान और चीन की जो मिलन बिंदु है वहां पे स्थित है चुम्बी घाटी। बात करें अगर बराक घाटी ये आपका असम में है और अराकू घाटी आपका विशाखापट्टनम में है। ये साथियों आपकी घाटियां हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख हिमनदों की। तो भारत के प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं? तो भारत के साथियों प्रमुख हिमनद हैं आपके जो हिमाचल प्रदेश में है, वो है आपके बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और सोना पानी। ठीक है, अगर बात करें उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और पिंडारी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाम, पिंडारी, ये आपके हिमनद हैं उत्तराखंड में। सिक्किम में कौन सा है? सिक्किम में आपका जेमू हिमनद है। और लद्दाख में साथियों सियाचिन का जो सबसे बड़ा हिमनद है, ये क्वेश्चन बार बार पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर बात करें भारत के प्रमुख दर्रे, फ्रेंड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस प्रीलिम्स के लिहाज से। आइए देखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है, कारकोरम, खरदुंगला, जोजिला और चांगला दर्रा कहाँ पे स्थित है? ये आपका लद्दाख में। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल, ये 3 दर्रे हैं, ये आपके कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला, बाड़ा लाचा, रोहतांग, यांगजी दीवान और डेप्सा, ये दर्रे आपकी हिमाचल प्रदेश में हैं। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, ये दर्रे आपके उत्तराखंड में हैं। नाथुला, जिलेपला, ये दर्रे आपके कहाँ पे हैं? सिक्किम में है। मोमडिला, दीफू, सेला, यांगयाप और पांगसाट, ये दर्रे आपके साथियों अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा जो है ये आपका मणिपुर में है। और थाल घाट और भूर घाट, और ये दर्रे कहाँ पे हैं? ये क्वेश्चन साथियों आपके आरोपल में से पूछा गया था। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में। और पालघाट दर्रा कहाँ पे है? केरल पश्चिमी घाट में। ठीक है साथियों, दर्रे से हर बार क्वेश्चन आता है पीछे प्रीलिम्स में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से। साथियों अब हम लोग बात करेंगे भारत के उत्तरी मैदानों की, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में क्या देखने वाले हैं? नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान को क्या बोलते हैं? भारत का उत्तरी मैदान। तो जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई कितनी है? 1000 से 2000 मीटर।
अगर विस्तार देखें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? 150 से लेकर 300 किलोमीटर है। अगर बात करें उत्तर से दक्षिण का विभाजन देखें तो जो आपकी उत्तरी मैदान है इसका विभाजन उत्तर से लेके उत्तर से अगर दक्षिण में विभाजन कितना है तो पहले आएगा भाबर, फिर तराई, फिर जलोढ़ का मैदान। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण विभाजन पहले भाबर, फिर तराई, फिर जलोढ़ मैदान। ये जो जलोढ़ मैदान है साथियों, ये अत्यधिक उपजाऊ मैदान होता है क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद मैदान जो अवसाद है उसका मैदान होता है और इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी में रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे भाबर, तो भाबर का क्षेत्र देखते हैं। तो भाबर क्षेत्र कौन कौन सा है? शिवालिक हिमालय की जो दक्षिणी ढाल है वो आपका भाबर का क्षेत्र होता है और 810 किलोमीटर चौड़ी ये पट्टी होती है। कितनी है? 810 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेप से निर्मित होती है। कभी कभी नदियां इस क्षेत्र में क्या होती हैं? विलुप्त हो जाती हैं और साथियों कृषि योग्य नहीं होता क्योंकि ये कंकड़ पत्थर है इसमें निर्मित होता है और इसी वजह से साथियों ये आपकी उतने उपजाऊ नहीं होता और कृषि योग्य नहीं होता। अगर बात करें साथियों तराई क्षेत्र की, तो तराई क्षेत्र साथियों भाबर क्षेत्र के दक्षिण में है और चौड़ाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां यहाँ पे आपकी प्रकट होती हैं और नम और दलदली क्षेत्र है। जंगली और वन्य प्राणी क्षेत्र यहाँ पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें जलोढ़ मैदान, ये 2 भागों में बांटा गया है और पहला है बांगर। तो बांगर कहाँ से है? ये पुरानी जलोढ़ से निर्मित मैदान है और पहाड़ वाले मैदान से दूर स्थित होता है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है। मृदा में क्या होता है? चूनेदार निक्षेप या कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। अगर बात करें खादर, ये नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है, बाढ़ वाले मैदान में स्थित होता है। प्रतिवर्ष इसका पुनर्निर्माण होता रहता है और अत्यधिक उपजाऊ होता है। तो ठीक है, तो जलोढ़ मैदान 2 भागों में, बांगर और खादर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों अगर बात करें उत्तरी भारत के का अगर सामान्य विभाजन करते हैं तो अगर निर्माण देखें तो पंजाब का मैदान सिंधु और इसकी सहायक नदी द्वारा, गंगा का मैदान गंगा इसकी सहायक नदी द्वारा, ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदी द्वारा। ठीक है, तो ये आपका विभाजन हुआ है भारत के उत्तरी भारत के मैदानों का। साथ में अगर बात करें विस्तार देखें तो विस्तार की बात करें तो पंजाब में साथियों घग्गर एवं तीस्ता नदियों के मध्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में और विशेषकर असम में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रायद्वीप। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार से साथियों पीछे प्रीलिम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपकी एग्जाम के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं। तो साथियों प्रायद्वीपीय पठार जो है उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक और पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ हैं। तो अगर भारत के अगर उत्तर पश्चिम में क्या है? दिल्ली, जो उत्तर पश्चिम में अगर जो प्रायद्वीपीय पठार है अगर उसकी बाउंड्री देखें उत्तर पश्चिम में दिल्ली और कटक है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार के। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय पठार है साथियों ये पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्राचीन और स्थिर भूभाग है क्योंकि ये गुड़वाना भूमि का भाग है जो कि प्रायद्वीपीय पठार है। और साथियों अगर बात करें इसके प्रायद्वीपीय पठार की तो इसका ढलान जो है पश्चिम से क्या है? पूर्व की तरफ है। विभाजन इसका जो है मध्य उच्च भूभाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में है, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में है और उत्तर पूर्वी पठार है ये। ठीक है, तो इसको 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है। मध्य उच्च भूभाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में है, दक्कन का पठार जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है और उत्तर पूर्वी का पठार। ठीक है, तो पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भागों में काली जो मिट्टी है इसका विस्तार है। अनेक पठारों और पहाड़ियों से ये आपका निर्मित है जो प्रायद्वीपीय पठार है और ये त्रिकोणीय आकृति है। ऊंचाई कितनी है? प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई है 600 से लेके 900 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ पे देखने वाले हैं जो मालवा का पठार, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो मालवा का पठार जो है ये साथियों जो है पूर्व में बुंदेलखंड में है। ये काली मिट्टी है इसमें पाई जाती है। समग्र ढाल इसका उत्तर की ओर है। दक्षिण में जो मालवा का पठार है इसके दक्षिण में क्या है? बिंदु श्रेणी है, लावा प्रवाह से ये निर्मित है। और पश्चिम में क्या है? तो मालवा पठार के पश्चिम में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें मध्य उच्च विभाग, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो मध्य उच्च भूभाग है ये आपका नर्मदा नदी के उत्तर में है। दक्कन पठार की उत्तरी सीमा है इसके साथ लगती है। अवशिष्ट जो पर्वतों की उत्कृष्ट उदाहरण है ये आपका। ऊंचाई 700 से लेकर 1000 मीटर है।
ढलान इसका जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में है, पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में जो है आपका मध्य उच्च विभाग ये संकीर्ण है, और इसका जो अधिकांश विस्तार है वो मालवा पठार क्षेत्र में है। पूर्वी भाग में इसका जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड स्थित है, और पूर्वी विस्तार जो है राजमाल की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर पठार तक है। और इसकी बात करें साथियों, अगर पश्चिमी सीमा जो है वो आपकी जो मध्य उच्च विभाग की जो पश्चिमी सीमा है वो अरावली पर्वत है, दक्षिणी सीमा सतपुड़ा पर्वत है, और उत्तरी का जो विस्तार है वो क्या है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर बात करें बुंदेलखंड पठार की, तो बुंदेलखंड जो पठार है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है, और अर्धशुष्क ये जलवायु है इसमें पाई जाती है। लहरदार क्षेत्र ये जो है ये क्षेत्र है, और ये कृषि योग्य नहीं है, और सघन अपर्दत क्षेत्र है। ग्रेनाइट और नीच से ये जो है पठार निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ में अगर बात करें बघेलखंड पठार, ये आपकी मैकाल श्रेणी के उत्तर में स्थित है। तो बघेलखंड कहाँ पे स्थित है, ये मैकाल श्रेणी जो है उसके उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो झांसी में ये स्थित है। ये जो बघेलखंड पठार है ये किससे बना है, ये ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। और बघेलखंड पठार के उत्तर में क्या है, सोन नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो छोटा नागपुर पठार जो कि यहाँ से क्वेश्चन साथियों पीसीएस प्रीलिम्स में आपके बार बार पूछा जाता है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जो छोटा नागपुर पठार है साथियों, ये आपका उत्तर पूर्व में जो राजमहल पहाड़ियाँ हैं, तो राजमहल पहाड़ियाँ जो उत्तर पूर्व में जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। गोंडवाना चट्टान से निर्मित है, और इसका विस्तार जो है छोटा नागपुर पठार का झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी के उत्तर में जो है हजारीबाग पठार, और दक्षिण में क्या है, रांची का पठार स्थित है। इसका अन्य नाम जो छोटा नागपुर पठार है इसका अन्य नाम क्या है, रूर है, पाट भूमि है। और ये जो छोटा नागपुर पठार है एक खनिज समृद्ध क्षेत्र है, यहाँ पे लोहा और कोयला भारी मात्रा में पाए जाते हैं। साथियों इसमें बात करें दामोदर, स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराक नदियाँ इस छोटा नागपुर पठार में प्रवाह क्षेत्र में है। और उत्तर पश्चिम में क्या है छोटा पठार के, ये क्या है, सोन नदी है। ठीक है, ये आपकी बाउंड्री हो गई। फ्रेंड्स अगर बात करें दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है पीसीएस प्रीलिम्स के लिहाज से। और क्या है, तो उत्तर में जो स्थित है दक्कन पठार के सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं। अगर साथियों जो ये पठार है ये बेसाल्ट लावा के आवर्धन और अपक्षय से निर्मित है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट है, पश्चिम और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वो क्या है साथियों, आपके नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, और पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये आपकी दक्कन के पठार की बाउंड्री हो गई। साथियों अगर बात करें आपकी पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स के लिहाज से। तो साथियों ये सतत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट एक सतत श्रृंखला है, पश्चिमी पर्वत है, एक पर्वतीय वर्षा होती है इसमें। और इसका अन्य नाम क्या है, सह्याद्री है। दक्कन के पठार के पश्चिम में ये स्थित है। औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। ये याद रखिएगा, जो पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, दक्षिण में अधिक ये ऊंचा है। जो आपकी पश्चिमी घाट है ये साथियों दक्षिण में जो है अधिक ऊंचाई पे है, और यहाँ पे साथियों जो है उत्तर में ये थोड़ी सी कम ऊंचाई पे है। इसको आप ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी क्या है, अनाईमुडी है, 2695 मीटर। ये कहाँ पे है, अनामलाई पहाड़ी में। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा जो कि 2633 मीटर है। ये कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ियों में है। तो ये पश्चिमी घाट की बात हो रही है साथियों। बात अगर करें साथियों, अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम कहाँ स्थल हुआ है, पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी घाट से अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम होता है। और प्रमुख दर्रे इसमें है थाल घाट, भोर घाट जो कि महाराष्ट्र में है, पाल घाट जो कि कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें पूर्वी घाट जो है इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। विस्तार इसका महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक है। और इसके बाद सबसे ऊंची इसका जो शिखर है जो वो है महेंद्रगिरी जो कि 1500 मीटर है। दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जो है जावेदी की पहाड़ियाँ हैं। और ये सतत नहीं है बल्कि जो पूर्वी घाट है ये खंडित है, कई सारे खंड में इसके तट हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें उत्तर पूर्वी का पठार यानी मेघालय पठार की बात करते हैं साथियों, जो ये आपका उत्तर पूर्व का पठार ये मेघालय पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तारित भाग है। और पश्चिम बंगाल के मालदा गैप यानी राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पहाड़ियों के मेघालय पठार के बीच में के कारण इसका अलग हुआ है।
तो ये साथियों जो पश्चिम बंगाल का जो मालदा गैप है उसके कारण ये साथियों आपके प्रायद्वीपीय पठार से ये अलग हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें तो अब इसमें आपकी गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं आपकी कहाँ हैं, मेघालय में हैं। ये अति अपर्दित क्षेत्र है, यहाँ पे साथियों आपका भूस्खलन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अधिकतर वर्षा जो है यहाँ पे क्या किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और अगर बात करें साथियों यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो लोहा, कोयला, चूना पत्थर आदि खनिज पदार्थों का भंडार यहाँ पे भी है। अन्य नाम इसका जो है साथियों कार्बी एग्लोंग पठार और उत्तरी कचार पठार भी इसे बोला जाता है। ठीक है, अगर साथियों बात करें आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अरावली पर्वत श्रेणी साथियों भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक ही माना जाता है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार जो है कहाँ पे है, किसके राज्य में है, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली में इसका विस्तार है अरावली पर्वत श्रेणी का। और सर्वोच्च चोटी है इसकी गुरु शिखर, जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। और ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर बात करें सतपुड़ा पर्वत, तो सतपुड़ा अगर पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, और इसके जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में क्या है, नर्मदा नदी है। अगर दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी है। तो साथियों ये जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में ये स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में है, दो राज्यों में है। और सर्वोच्च चोटी है इसका धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर बात करें नीलगिरी पहाड़ियां, तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। विस्तार इसका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। और सर्वोच्च चोटी क्या है, डोडा बेटा है। और जो इसकी ऊंचाई है 2633 मीटर है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें साथियों यहाँ पे भारतीय मरुस्थलों की बात करने वाले हैं। और भारतीय मरुस्थल से साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पीसीएस प्रीलिम्स में, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैसेज जो युग में ये जो भारतीय मरुस्थल है ये समुद्र का हिस्सा था। और अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। यह रेतीले टीले और बरखान यहाँ पे पाए जाते हैं। तो भारतीय जो मरुस्थल है इसमें रेतीले टीले एवं बरखान पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा यानी शुष्क जलवायु क्षेत्र ये होता है। बहुत कम यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। अत्यधिक यहाँ पे वाष्पीकरण होता है भारतीय मरुस्थल में। और नदियाँ जो है अल्पकालिक, कुछ नदियाँ मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी नदी लूनी है। ढाल के आधार पर अगर इसका विभाजन देखें तो उत्तरी भाग जो है सिंध की ओर ढाल है, निचली भाग का कच्छ की रण की ओर ढाल है। ठीक है, ये साथियों आपके भारत का मरुस्थल हो गया। अगर बात करें साथियों पश्चिमी तटीय मैदान की बात करने वाले हैं, तो साथियों अगर पश्चिमी तटीय मैदान को यहाँ पे देखेंगे, अगर इसका विभाजन देखें तो साथियों जो एक पश्चिमी जो तटीय मैदान है ये साथियों आपका संकीर्ण पट्टी होती है। विस्तार इसका गुजरात से लेकर केरल तट तक है। और पतनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल होता है। मध्य में देखें तो संकीर्ण और उत्तर और दक्षिण में ये चौड़ा है पश्चिमी घाट आपका। और इसके बाद यहाँ की नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं वो साथियों क्या करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये इसका अगर विभाजन देखें, कच्छ का तट, कच्छ और काठियावाड़ तट, इसके बाद साथियों कोंका तट, गोवा तट, मालबार तट, इसका विभाजन किया गया है पश्चिमी तटीय मैदान का। ठीक है, साथ में अगर देखें आपका जो पूर्वी तटीय मैदान है साथियों, तो ये जो है पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। जो पूर्वी तट मैदान है ये पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसका विभाजन उत्तरी सरकार तट और कोरमंडल तट में किया गया है। और यहाँ की नदियों द्वारा क्या बनाया गया है, विशाल डेल्टा का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पे साथियों जो आपकी बंदरगाह और पत्तनों की संख्या कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे साथियों भारत की तटरेखा की, तो इसका जो विभाजन है पश्चिमी तट और पूर्वी तट में किया गया है। तटरेखा की कुल लंबाई जो है कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। जो कि मुख्य भूमि की जो तटरेखा कितनी है, 5422.6 किलोमीटर है। और अगर इसके द्वीपीय तट जो है जो द्वीप हैं जो आपकी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर इसमें शामिल कर लिया जाए तो वो कितना आता है, वो है साथियों आपका 2094 किलोमीटर। इन सभी को शामिल करते हुए टोटल कंप्लीट कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक अगर बात करें सबसे लंबी तटरेखा किसके साथ, कौन सा राज्य है, गुजरात के साथ सबसे लंबी तटरेखा साझा करती है। साथियों अगर बात करें तट से लगे केंद्र शासित प्रदेशों की, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और सबसे छोटी तटरेखा जो है वो किससे लगती है? अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की तो पुडुचेरी से, और राज्यों की बात करें तो वो है किससे? गोवा से। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि आपकी तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तट से लगे राज्यों की संख्या आपकी 9 है। तो 9 राज्य आपके भारत के तट से लगे हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें द्वीप समूह की तो भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। पहला है साथियों बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा क्या है? अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और हम लोग यहाँ पे आगे अब देखने वाले हैं वो साथियों क्या देखेंगे? आपका लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप को देखने वाले हैं। तो लक्षद्वीप साथियों ये बड़ा न्यूज में हमेशा बना रहता है, तो इसको देखते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये जो लक्षद्वीप है इसकी अगर अवस्थिति देखें तो जो केरल का तट है वहाँ से 280 से लेकर 400 किलोमीटर दूर ये स्थित है अरब सागर में। इसका पूर्व नाम लाक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीव है। विभाजन अमनदीव जो सबसे उत्तर में है, लाक्षद्वीप मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। और इसका जो वर्तमान नाम लक्षद्वीप है वो 1973 में रखा गया है। ये साथियों लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल निक्षेप से निर्मित है। क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीप इसमें कितने पाए जाते हैं? 36 द्वीप पाए जाते हैं। और राजधानी क्या है? वह है कवरत्ती। और साथियों आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वह है एंड्रोट। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है? वो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है? मिनिकॉय और लाक्षद्वीप के मध्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आगे ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमेशा आपके न्यूज में बना रहता है। और यहाँ पे जो द्वीपों की संख्या कितनी है? लगभग 550 यहाँ पे द्वीप पाए जाते हैं, द्वीप समूह पाए जाते हैं। और साथियों जो अर्कान योमा जो श्रृंखला का ये दक्षिणी विस्तार है आपका अंडमान निकोबार श्रृंखला। और ये अंडमान का विभाजन देखें तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान में इसका विभाजन किया गया है। साथियों अगर बात करें दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच को क्या क्या बोला जाता है? डंकन पास बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। निकोबार द्वीप समूह का विभाजन 2 भागों में किया गया है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार में। अब बात करें साथियों अगर यहाँ पे जो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? वे साथियों बैरन द्वीप जो कि सक्रिय है, और साथ में नरकोंडम द्वीप जो कि शांत है। ठीक है, तो अगर ये बात करें सर अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो आपके बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल से निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है वह है माउंट थोलियर जो कि 642 मीटर है। और राजधानी से क्या है? पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान में है। सर्वोच्च चोटी क्या है? वो साथियों सैडल पीक है जो 732 मीटर है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, ये क्लियर है साथियों आपका। अब बात करेंगे अपवाद क्षेत्र साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है इंडियन ज्योग्राफी का। यहां से आपके क्वेश्चन जो है बार बार पूछे आते हैं। तो साथियों जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र की बात करें तो जो अपवाह क्या है, अपवाह क्या है पहले इसको देखते हैं। तो अपवाह साथियों निश्चित वाहिकाओं नदी नाले आदि से के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। और अपवाह तंत्र वाहिकाओं के जाल को क्या बोलते हैं? वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो निश्चित वाहिकाएं नदी जल आदि के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। तो भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र को साथियों 3 भागों में बांटा गया है। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो जो भारतीय अपवाह तंत्र 2 भागों में हिमालय, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, और हिमालय को 3 भागों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं साथियों। बात करेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र की। तो सिंधु नदी जो अपवाह तंत्र है अगर इसकी देखें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो साथियों कैलाश पर्वत श्रेणी जो है वहाँ से बोखुरचू के निकट एक हिमनद है वहाँ से होता है इसका उद्गम। और इसकी कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। भारत में जो इसका क्षेत्रफल है 1114 किलोमीटर है। यह भारत में हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी खबान या सिरमुख है। अगर दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो गिलगित, श्योक और काबुल है। बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पंचनद में है, वो है साथियों सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम।
और जास्कर, ये साथियों आपकी बाएं तट की आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये ध्यान में रखिएगा, सिंधु नदी हमेशा आपकी पीसीएस प्रीलिम्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। बात करें साथियों कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर ये गिरती है। सिंधु नदी कहां गिरती है? कराची के पूर्व में अरब सागर में। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे झेलम नदी की। ये सिंधु की सहायक नदी है, इसको देखने वाले हैं। और झेलम नदी जो है साथियों, ये इसका जो प्रमुख तटीय शहर है वो श्रीनगर है और इसका उद्गम स्थल है पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से। तो झेलम नदी पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से निकलती है। इसकी सहायक नदी है किशनगंगा और चिनाब नदी में ये जाके मिल जाती है। तो इसका संगम कहाँ होता है? चिनाब नदी में होता है। फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, बात करें चिनाब नदी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं चिनाब नदी की। और चिनाब नदी जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और उद्गम होता है इसका हिमाचल प्रदेश के चंद्रा और भागा नदियों के मिलने से। इसका अन्य नाम है चंद्रभागा और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करें रावी नदी। तो रावी नदी का उद्गम जो है वो साथियों रोहतांग दर्रे के पश्चिम में होता है। और फ्रेंड्स अगर बात करें रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है और चिनाब नदी में इसका क्या होता है? संगम होता है। तो चिनाब नदी में रावी नदी का संगम होता है और हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में यह बहती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथियों अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड से होता है और ये कुल्लू घाटी में बहती है और हरकी के पास सतलज नदी में इसका संगम होता है। ठीक है, क्लियर इतना? साथियों बात करते हैं सतलज नदी। तो सतलज नदी को साथियों तिब्बत में लॉन्ग चेन खंबा बोला जाता है। साथ में उद्गम इसका जो होता है सतलज नदी का वो मानसरोवर के निकट स्थित राजस्थान से होता है। सिपकिला के पास भारत में ये प्रवेश करती है और पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तो सतलज नदी साथियों एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तिब्बत में इसका नाम लांग चेन खबाब है और उद्गम मानसरोवर के निकट राजस्थान से होता है और सिपकिला के पास भारत में ये प्रवेश करती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है वो साथियों गंगा नदी तंत्र। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो गंगा क्या है? पूर्ववर्ती अपोहा का उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े अपोहा तंत्र का निर्माण करती है। उद्गम उत्तराखंड के गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है। प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी था। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। हरिद्वार में मैदानी भाग में ये प्रवेश करती है। ठीक है, ये फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गंगा की कुल लंबाई कितनी है गंगा नदी की? साथियों वो है आपकी 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर और भारत की सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी आपकी। और अगर बात करें साथियों बाएं तट की सहायक नदियों की बात करते हैं गंगा की, कौन कौन सी है? तो बाएं तट की सहायक नदियां साथियों रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये बाएं तट की गंगा की सहायक नदियां हैं। अगर दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी है? यमुना, सोन, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो दाएं तट की सहायक नदियां जो हैं जो यमुना है, सोन है, ये आपकी दाएं तट की सहायक नदियां यमुना, सोन, ये जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अन्य नाम साथियों इसका है पद्मा और मेघना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग की बात करें तो साथियों जो आपकी विष्णुप्रयाग है ये जो है अलकनंदा और धौलीगंगा के मिलने से आपका विष्णुप्रयाग बनता है। नंदप्रयाग साथियों आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम से होता है। कर्णप्रयाग आपका अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम से होता है। रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम से होता है। देवप्रयाग आपका अलकनंदा और भागीरथी के संगम से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पे यमुना नदी की बात करने वाले हैं और यहाँ से आपके पीसीएस प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यमुना नदी साथियों इसका उद्गम जो होता है यमुनोत्री हिमनद के जो बंदर पूछ श्रेणी से होता है। दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। और गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यमुना नदी जो है गंगा की सबसे पश्चिमी है और सबसे लंबी सहायक नदी है। और बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें यमुना की कौन कौन सी है? हिंडन है, रिहंद है, सिंगर है और वरुणा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अगर बात करें चंबल नदी, तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम साथियों आपकी उद्गम जो होता है जानापाव पहाड़ी विंध्य श्रेणी से होता है। ये इसमें साथियों खड्डों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है और उत्तर प्रदेश की इटावा में ये साथियों यमुना में विलीन हो जाती है। तो जो चंबल नदी है कहाँ विलीन होता है, कहाँ इसका विलय होता है? तो इसका संगम जो है साथियों आपकी इटावा में होता है चंबल नदी का यमुना में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस वीडियो को आपको बार बार देखना है और अगर आप बार बार देखते हैं तो आपके इंडियन ज्योग्राफी की टेंशन खत्म हो जाएगी और आपके मैक्सिमम मार्क्स इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है,
बात करें गंडक नदी, गंडक नदी का उद्गम साथियों आपका नेपाल हिमालय से होती है और पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा में आपकी मिल जाती है। तो इसका विलय कहाँ होता है? पटना के निकट सोनपुर में। बात करें साथियों गंगा जो घाघरा नदी है, तो घाघरा नदी का जो उद्गम है वो मापचा चुंगो हिमनद से होता है। और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो घाघरा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं साथियों कौन कौन सी हैं? तो साथियों घाघरा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है तिला, सेती, बेरी और शारदा हैं। और बिहार के छपरा में गंगा में इसका संगम हो जाता है। तो घाघरा नदी का संगम कहाँ होता है? बिहार के छपरा में गंगा नदी में इसका संगम होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करें कोसी नदी की। कोसी नदी का उद्गम माउंट एवरेस्ट के उत्तर से होता है। बिहार का शोक इस नदी को बोला जाता है। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है ये। और बिहार के भागलपुर में ये साथियों गंगा में मिल जाती है। तो कोसी नदी कहाँ मिलती है भारत में? साथियों कोसी नदी जो है भारत की जो बिहार के जो भागलपुर है उसमें गंगा में ये जाके मिल जाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अगर बात करें रामगंगा नदी, तो रामगंगा नदी का उद्गम जो है ये आपकी गढ़वाल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। और उत्तर प्रदेश की नजीबाबाद में ये भारत मैदान में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है। तो जो रामगंगा नदी है ये भी आपकी गंगा में इसका विलय हो जाता है, संगम हो जाता है। और ये कहाँ होता है? कन्नौज के निकट में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें दामोदर नदी, तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और ये भ्रंश घाटी में बहती है। बंगाल का शोक भी इस नदी को बोला जाता है। हुगली में इसका जो है संगम होता है। और साथियों मुख्य इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? बराकर। तो बराकर इसकी जो है मुख्य सहायक नदियाँ हैं। बात करें सरदा और सरयू नदी की साथियों, तो यहाँ पे उद्गम जो स्थल है इसका वो है मिलाम हिमनद जो कि नेपाल हिमालय में है। और भारत और नेपाल सीमा इसमें बहती है। और जो भारत और नेपाल सीमा पर बहती है ये जो आपकी सरदा सरयू नदी है। और नेपाल में इसका नाम जो है गौरी गंगा है और अन्य नाम क्या है? काली और चाइक भी इसका अन्य नाम है जो सरदा सरयू नदी का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे सोन नदी की। तो साथियों हम लोग सोन नदी की बात करने वाले हैं और सोन नदी से आपका क्वेश्चन पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो इसको देखते हैं। तो सोन नदी जो है इसका उद्गम साथियों आपका अमरकंटक पठार से होता है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जल प्रपातों का निर्माण होता है। और गंगा के दाएं तट पर क्या है? गंगा के दाएं तट पर की ये सहायक नदी है। जो सोन नदी है गंगा के जो दाएं तट है उसकी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। और पटना के पश्चिम में आरा में गंगा में ये आपकी मिल जाती है। जो पटना के पश्चिम में आरा में ये जाके साथियों आपकी गंगा में मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, इसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारों पर ये जल प्रपातों का निर्माण भी करती है। ठीक है, इतना फैक्ट आप याद रखिएगा सोन नदी से। अब बात करते हैं महानंदा नदी। इसका उद्गम साथियों दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। पश्चिम बंगाल में ये गंगा में इसका संगम होता है और गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है ये। ठीक है, महानंदा नदी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा फैक्ट। बात करते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से साथियों आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग देखने वाले हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसका उद्गम जो है साथियों आपका चेमा युंगडुंग हिमनद जो है कि कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट है वहां से होता है। अपवाह क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश और असम है। और बाएं तट की अगर सहायक नदियों की बात करें कौन कौन सी है बाएं तट की सहायक नदियां? दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी, ये आपकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। अगर दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की आपकी साथियों दाएं तट की सहायक नदियां हैं। अन्य नाम बात करें जो साथियों यहाँ पे तिब्बत में कौन कौन से नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का? संगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं? जमुना बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो साथियों ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य जगह इसके नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, पद्मा यानी गंगा से मिलती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिलकर विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। बात करेंगे साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है सुबनसिरी नदी। और सुबनसिरी नदी इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और असम है और ये पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय जो नदी तंत्र है साथियों अगर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अगर नदियों की बात करें कौन कौन सी नदी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? वो साथियों महानदी, जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है,
ये साथियों आपकी महानदी जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये साथियों प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं प्रायद्वीपीय की, वो है साथियों नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां। ये आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ये क्या करती हैं साथियों, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी ज्वारनमुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें साथियों महानदी, इसका उद्गम जो है आपका, जो महानदी का उद्गम जो है ये सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ में होता है। दाएं तट की इसकी सहायक नदियां जोग, ओंग और तेल हैं। लंबाई इसकी 851 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बाएं तट की सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, मंद और ईव है। शिवनाथ, हसदेव, मंद और ईव इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो आपके त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। बाएं तट की इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती। अगर दाएं तट की इसकी मुख्य सहायक नदियां देखें तो प्रवरा, मूला, पेड्डावागु और मनेर है। और सदृश प्रपात की रचना इसमें होती है साथियों, और उपनाम इसका दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं। और इसकी लंबाई कितनी है गोदावरी नदी की, गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। और साथियों ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर कृष्णा नदी, कृष्णा नदी साथियों इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1401 किलोमीटर। दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। दाएं तट की इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा है। उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट जो कि महाबलेश्वर पहाड़ी, जो महाराष्ट्र के जो महाबलेश्वर है इसका उद्गम होता है कृष्णा नदी का। और बाएं तट की इसकी जो सहायक नदियां हैं भीमा, मूसी और मुनेरू। यहाँ से सारी जो सहायक नदियां साथियों आपके पीछे प्रीलिम्स में, आरओ प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं और इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, आपकी इंडियन ज्योग्राफी के टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप कावेरी नदी भी देखने वाले हैं। और कावेरी नदी की जो बात करें हैं तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो साथियों आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक जो कोडगु जिला है वहाँ से होता है। और बाएं तट की जो सहायक नदियाँ हैं वो आपकी हेमवती, सिमसा, अर्कावती है। दाएं तट की जो सहायक नदियाँ हैं कावनी, भवानी, अमरावती है। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। जलप्रपात जो है शिव समुद्रम है। और अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। अपवाह क्षेत्र क्या है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और पुडु क्षेत्र है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है साथियों उसका उद्गम है वो अमरकंटक पठार से होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य ये भ्रंशघाटी बहती है और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि पश्चिम की ओर बहती है। जो नर्मदा नदी किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। और कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर है। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये कौन सी है, नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें ये आपकी ज्वारनमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये खास नदियां हैं, स्पेशल नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। साथ में बात करें आपकी ताप्ती नदियां, ये भी साथियों आपकी अरब सागर में गिरती है। इसका उद्गम जो है आपके स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में मुल्ताई से होता है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पश्चिम की ओर इसका बहाव होता है जो कि अरब सागर में गिरती है। ज्वारनमुख का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसके 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे साथियों नदियों के किनारे स्थित जो प्रमुख शहर हैं कौन कौन से हैं, गंगा। तो गंगा के किनारे जो प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना। तो गंगा के किनारे ये आपके शहर आते हैं। अगर बात करें साथियों यमुना के किनारे कौन कौन शहर हैं, नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। कृष्णा नदी के जो किनारे कौन शहर हैं, विजयवाड़ा। और मूसी नदी किनारे हैदराबाद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया साथियों। तो मूसी नदी किनारे कौन सा है, तो साथियों हैदराबाद आपका शहर है। फ्रेंड्स, अगर बात करें आपकी गोदावरी, तो गोदावरी नदी किनारे कौन सा है, आपका नासिक, नंदेड़, राजमुंदरी। और रामगंगा नदी किनारे कौन सा है, बरेली। राप्ती नदी किनारे कौन सा है,
गोरखपुर। सरयू नदी किनारे कौन सा है? अयोध्या। गोमती नदी किनारे कौन सा है? लखनऊ आपका शहर आता है। सिंधु नदी किनारे लेह है। झेलम नदी किनारे आपका श्रीनगर है। सतलज नदी किनारे साथियों आपका लुधियाना है। साबरमती नदी किनारे कौन सा है? आपका है अहमदाबाद और गांधीनगर। और इसके बाद बात करें आपका ताप्ती नदी किनारे सूरत और बैतूल है। और स्वर्ण रेखा जो नदी है साथियों, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा है? आपका है जमशेदपुर। और महानदी जो है इसके किनारे कौन सा है? कटक है। और चंबल नदी किनारे आपका कोटा है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके किनारे कौन सा है? गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है। और क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन है। और नर्मदा नदी किनारे क्या है? जबलपुर है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अगर बात करें जो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है साथियों? शिव समुद्रम जलप्रपात आपकी जो सरस्वती नदी है इस पे है। और ये किस राज्य में है? ये आपका कर्नाटक में है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात सरस्वती नदी पे है, कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश जबलपुर में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पे है और गोवा कर्नाटक सीमा पर स्थित है। कपिलधारा और दूधधारा जलप्रपात आपकी नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है। और बात करें आपके जो नेक्स्ट है साथियों वो है आपका चुलिया आपका जलप्रपात है, ये आपकी चंबल नदी पे है। कहाँ पे है ये? राजस्थान राज्य में है। अगर बात करें हुंडरू जो जलप्रपात है ये आपकी स्वर्ण रेखा पे नदी पे है और ये कहाँ पे है? झारखंड राज्य में है। चित्रकूट जो आपका जो है जलप्रपात कहाँ पे है? इंद्रावती नदी पे है, छत्तीसगढ़ की बस्तर जिले में है। अगर बात करें साथियों जोग और गरस्वा जो आपका जलप्रपात है ये आपकी सरस्वती नदी पे स्थित है और कर्नाटक राज्य में है। और कुंचिकला जो आपका जलप्रपात है ये आपकी वराही नदी पे स्थित है और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में शिमोगा जिला में। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जलप्रपात हो गई। बात करें साथियों अगर झीलों की बात करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो झीलों की बात करते हैं यहाँ पे, जो कि अगर देखें तो झील जो कि आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो साथियों यहाँ पे अगर झील देखें कौन कौन सी भारत की अगर प्रमुख झीलें देखें तो वेवनाड और अष्टमुड़ी झीलें केरल में स्थित हैं। चिल्का झीलें उड़ीसा में स्थित हैं। उलट झील साथियों आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुष्कर झील जो है आपकी राजस्थान में स्थित है। सांभर झील आपका कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। और लोकटक झील आपका कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में। कोलोरी झील आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये झीलें आपकी बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग क्वेश्चन आता है और ये यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। बात करें अगर पुलिकट झील ये आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। पेरियार झील केरल में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। डिडवाना झील आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें आगे यहाँ की अगर प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की बात करते हैं तो अगर इसमें देखें जो सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पे। और इसकी अवस्थिति जो है गुजरात में है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे स्थित है और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पे स्थित है, ये किस राज्य में? कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है और किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे? महानदी पे और अवस्थिति उड़ीसा राज्य में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है और केरल राज्य में। मयूराक्षी परियोजना ये मयूराक्षी नदी पे है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें साथियों यहाँ पे जो कि माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है और ये उत्तर प्रदेश में है। और पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है, तेलंगाना में स्थित है। रिहंद परियोजना आपके रिहंद नदी पे है स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में है। टिहरी परियोजना आपका भागीरथी नदी पे है और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। चंबल परियोजना साथियों आपका चंबल नदी पे है और ये किन किन राज्यों में? राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये साथियों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके मैचिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें आपके दक्षिणी पश्चिम मानसून की बात करते हैं तो हिंद महासागर से ये साथियों आपकी आर्द्रता ग्रहण करते हैं और जो दक्षिणी पश्चिम मानसून है इसकी उत्पत्ति जो होती है वो हिंद महासागर से ये जो है आपकी जो है एक ह्यूमिडिटी को ग्रहण करते हैं और ये जो आपकी जो है वहाँ से आपकी जो है भारत की तरफ ये चलते हैं और इसके बाद 1 जून में ये भारत में केरल में प्रवेश करता है और वहाँ से वर्षा शुरू होती है। बात करें साथियों इसका दो शाखा में इसका विभाजन किया गया है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और दूसरी कौन सी है? अरब सागर शाखा। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून को 2 भागों में बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर शाखा में इसका विभाजन किया गया है। वर्षा जो है जून से सितंबर के मध्य में होता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा लगभग 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, क्लियर? इतना आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर उत्तरी पूर्वी मानसून की तो साथियों उत्तरी पूर्वी मानसून से अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी से ये जो है जलवाष्प ग्रहण करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा के लिए
और साथियों अगर नवंबर में जो तमिलनाडु में वर्षा होती है वो उसका मुख्य कारण है उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा। तो जो नवंबर में तमिलनाडु के मध्य में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है और इसे बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, यानी वापस आता हुआ मानसून। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें आम्र वर्षा, तो आम्र वर्षा जो है आम पकने में जो सहायक होता है, मानसून पूर्व वर्षा भी बोलते हैं, और ये होता है कर्नाटक और केरल में। तो कर्नाटक और केरल दो राज्यों में आम्र वर्षा होती है और आम पकने में सहायक होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करें अगर शीतकालीन वर्षा की साथियों, तो शीतकालीन वर्षा जो है भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये आपके उत्तर पश्चिमी भारत जो है उत्तर पश्चिमी भारत में होती है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में कौन सी वर्षा होती है? शीतकालीन वर्षा होती है। किसके कारण होती है? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बात करें अगर साथियों काल बैसाखी की बात करते हैं, तो काल जो बैसाखी है साथियों, काल बैसाखी बैसाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली एक वर्षा युक्त पवन है। ठीक है साथियों, असम में इसे बरदोली छिड़ा कहा जाता है और चाय, पटसन और चावल के लिए ये लाभदायक होता है। तो चाय, पटसन और चावल के लिए ये लाभदायक होता है। बात करें लू एक क्या है? शुष्क है, गर्म और पीड़ादायक पवन है, हवा है, वायु है और उत्तरी मैदानों में पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली ये पवन है। दिल्ली या पटना के बीच इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये हो गया लू। अगर बात करें साथियों फूलों वाली बौछार, तो फूलों वाली बौछार केरल और निकटवर्ती कहवा के उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है। कहवा के फूलों के खिलने में सहायक होती है। जो फूलों वाली बौछार है, जो कहवा यानी कॉफी के फूलों के खिलने में ये सहायक होती है और केरल और निकटवर्ती जो कॉफी उत्पादन जो क्षेत्र हैं वहां में ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें आपकी काली मिट्टी की बात करते हैं। काली मिट्टी जो है बेसाल्ट लावा के अवक्षय और अपरदन से निर्मित होती है। इसका अन्य नाम रेगुर, कपास की मिट्टी और ट्रॉपिकल चिरोनोजम है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसे बोला जाता है। और बात करें साथियों इसका क्षेत्रफल जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। और इसमें जो कमी है, इसमें जो कमी पाई जाती है काली मिट्टी में, क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। और इसमें अधिकता किसकी है? इसमें अधिकता साथियों लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। साथ में अगर बात करें यहाँ पे अगर लैटराइट मिट्टी की बात करते हैं, तो लैटराइट मिट्टी जो है साथियों, लैटराइट मिट्टी जो है इसका निर्माण जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की कारण क्षालन से हुआ है और इसमें कम उर्वरता पाई जाती है। इसका जो अगर क्षेत्र देखें, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश राज्य असम में इसका विस्तार है। और इसमें कमी जो है, इस मिट्टी में लैटराइट मिट्टी में कमी जो है वो नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम और जैव पदार्थों की कमी है। अधिकता लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की इसमें अधिकता पाई जाती है। जो लैटराइट मिट्टी है लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की इसमें अधिकता पाई जाती है। अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी जो है साथियों इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है और अधिकता इसमें पोटास की है। और विस्तार देश के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग इसका विस्तार है। इसका क्षेत्र जो है उत्तरी मैदान और भारत की नदी घाटियों में है और कमी जो है इसमें फास्फोरस की है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें लाल और पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी आपका जो क्षेत्र है किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा के मैदान के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि होती है। जल योजित होने पर पीली हो जाती है और इसमें कमी जो होती है लाल और पीली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, जो कि सभी मिट्टियों में कमी पाई जाती है भारत में। फ्रेंड्स, बात करें अगर प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करते हैं, तो भारत में वनों के प्रकार की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन, ये भारत में जो है अगर इन वनों की विशेषताओं की देखें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसमें होती है। और क्षेत्र अगर देखें तो जो ये पाए कहाँ जाते हैं? पश्चिमी घाट, कढ़ाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं? रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी आदि जो है ये वृक्ष आपके इस जो वन है सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। वर्ष भर हरे भरे ये वन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपकी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो ये इसको मानसूनी वन बोलते हैं। 70 से लेके 200 सेंटीमीटर वर्षा इसमें होती है। ये दो प्रकार की होती हैं। आद्र जो पर्णपाती वन है ये साथियों आपके 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा इस क्षेत्र में होती है। क्षेत्र साथियों अगर देखें इसका विस्तार देखें तो उत्तर पूर्वी राज्यों,
हिमालय की गिरिपाद में, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल और उड़ीसा में इसका विस्तार है। अगर बात करें साथियों इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं आपके सागवन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं। बात करेंगे साथियों वह शुष्क पर्णपाती वन की 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा इस क्षेत्र में होती है। क्षेत्र जो है वह है प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार है। पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो तेंदू, पलाश, बेल, खैर आदि वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथियों अगर बात करें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की बात करते हैं तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा इस क्षेत्र में होती है। क्षेत्र अगर इसका विस्तार देखें वनों की तो दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। पाए जाने वाले वृक्ष हैं बबूल, खीर, खजूर, खैर, नीम, खिजड़ी, पलाश आदि वृक्ष इस वनों में पाए जाते हैं। बात करें अगर जो पर्वतीय वन है तो पर्वतीय वन कौन कौन से हैं, क्षेत्र देखें तो हिमालय पर्वत और दक्षिणी भारत के पर्वतों पर ये पाए जाते हैं साथियों। और इसमें जो सोलास, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले वन हैं। जो सोलास वन है ये आपकी नीलगिरी, अन्नामलाई और जो पालनी पहाड़ियों के मध्य पाया जाने वाला एक वन है। ठीक है, तो जो पर्वतीय वन कहाँ है, हिमालय पर्वत और साथ में दक्षिणी जो भारत के पर्वत हैं वहां पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। बात करिए वनांचल और अनूप वनों की बात करते हैं साथियों। इसका विस्तार जो है 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। आर्द्रभूमि क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र और समुद्र तटीय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उसे वनांचली और अनूप वन बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर साथियों। अगर बात करें भारत की प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं, कौन कौन सी जनजातियां भारत में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, थारू, राजी, खरवार, बुक्सा और भोटिया जनजाति ये आपकी प्रमुख जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। बिहार में असुर, बिरहोर, खरिया, कोरबा जनजाति पाई जाती है। झारखंड में उराव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बैगा, भूमिज, खोड और कोरबा जनजाति साथियों आपके बिहार में पाई जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरबा, कमार, सहरिया, बैगा और बिरहोर जनजाति पाई जाती है। साथ में अगर बात करें आपकी और राज्यों में देखें जो आपकी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं साथियों तो कौन कौन से हैं। राजस्थान में मेड़ा, भील, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया और मांगनियार जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड में देखें साथियों आपकी भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में आपकी कोटा, इरुलूर, पनियान, टोडा जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में साथियों आपकी बिरहोर, जुआंग, बोडो, खरिया जनजाति पाई जाती है। कर्नाटक में आपकी कुरबा, ये आपका पूछा गया था पिछली बार साथियों, कोरगा, जेनू जनजाति पाई जाती है। गुजरात में साथियों आपका सिद्धि, कोतवालिया और कोलगा जनजाति पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में टोटो, लोधा और बिरहोर जनजाति पाई जाती है। और बात करें साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जनजाति आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कौन सी है, सोम्पेन, जारवा, सेंटली, ओंगे और ग्रेट अंडमानी, ये जनजाति आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करें साथियों अगर भारत की प्रमुख भील जनजाति और उनका निवास क्षेत्रों की बात करें तो भारत की जो प्रमुख जो जनजातियां हैं, भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं और साथ में उसके निवास क्षेत्रों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो भील जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, तो भील जो जनजाति है ये साथियों आपकी गुजरात राज्य में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान में पाई जाती है। जो गोंड जनजाति है साथियों ये आपकी बहुत से राज्यों में पाई जाती है, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, ये आपकी गोंड जनजाति पाई जाती है। गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। संथाल जो जनजाति है साथियों आपकी देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा। और मुंडा जनजाति साथियों आपकी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती है। साथ में कोरवा जनजाति है साथियों आपकी छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है। और कोल जनजाति है जो आपकी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो ये जो आपका बेल्ट देख रहे हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे आपकी एक तरीके से सारी जनजातियां पाई जाती हैं। इसको आप इन राज्यों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करें कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देखते हैं। और ये आपका एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण पार्ट है और आपकी आरओ प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, साथ में पीसीएस प्रीलिम्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का विभाजन साथियों 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में किया गया है। और मिश्रित कृषि क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि साथियों जब कृषि के साथ साथ
पशुपालन भी आप करते हैं तो वो क्या होता है, मिश्रित कृषि होता है। अंतर फसली खेती क्या बोलते हैं, एक भूमि पर एक साथ 2 या अधिक फसलों को उगाना, ये आपका होता है अंतर फसली खेती। एक मार्क जो आपका लगता है टैग साथियों, ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण देता है। एक मार्क जो आपका प्रमाणन दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का। बात करेंगे साथियों, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम, झूमिंग कृषि होती है जिसे स्लैश बर्न बोला जाता है, जो जनजातीय लोग करते हैं कि एक जगह खेती की है वहाँ से आग जलाएं वगैरह, उस जला के फिर अगली जगह छोड़ें, तो ये जो स्लैश बर्न खेती है इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। इसको देखते हैं तो झूम खेती, तो झूम कहाँ बोला जाता है, झूम खेती ये उत्तर पूर्वी भारत, असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड बोला जाता है। जो पामलू, तो झूम कृषि को पामलू जो बोला जाता है वो मणिपुर में बोला जाता है। दीपा जो बोला जाता है वो छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा बोला जाता है। बेवर या दहिया ये आपके मध्य प्रदेश में बोला जाता है। पोडू या पेंडा आपका आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। बात करें अगर आपका पाम डाबी या कोमान या बरिंगा उड़ीसा में बोला जाता है। कुमारी आपका पश्चिमी घाट में, वलारे या वलतारे आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, खिल आपका हिमालयन क्षेत्र में और कुरवा आपका झारखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें विश्व में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम की बात करें तो मिल्पा जो है ये आपकी जो विश्व में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से हैं। मिल्पा जो है ये झूमिंग कृषि ये किन देशों में इसका नाम है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। कोनको जो झूमिंग कृषि है ये किस देश में है, ये आपकी वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में, शोले मध्य अफ्रीका में, लदांग आपका इंडोनेशिया में, रे वियतनाम में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करें आपकी खनिज के कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करने वाले हैं साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो खनिज के कुछ प्रमुख तथ्य क्या हैं। आर्कियन युग की जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं साथियों, यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ईंधन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और सादी सैलू की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ईंधन जो है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम की चट्टानों में पाए जाते हैं और सादी सैलू की चट्टानों में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या बोलते हैं, रूर प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बात करें अगर भारतीय खनिज संसाधन के संस्थानों की बात करें तो भारतीय खनिज संस्थान है जो कि आपके पीसीएस प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है, खितड़ी में स्थित है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे है, उदयपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो कहाँ है, ये आपके नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ पे है, जमशेदपुर में है साथियों। ठीक है, बर्मा माइंस क्षेत्र में। और राष्ट्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान क्षेत्र कहाँ पे है, धनबाद में स्थित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये कहाँ पे है, नागपुर में है। तो साथियों ये क्वेश्चन आपकी कई बार पूछा गया है, मैचिंग क्वेश्चन भी बनता है आपका, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करें लौह खनिजों की। लौह एस की कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95%, 95% जो है आपके इन राज्यों में पाए जाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों में पाए जाते हैं। तो 95% जो है आपके जो भंडार हैं साथियों इन्हीं राज्यों में पाए जाते हैं। लौह एस के साथियों 4 प्रकार में आपके बांटा गया है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अगर बात करें आपके हेमेटाइट एस को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। तो लोहे का ऑक्साइड क्या है, हेमेटाइट, और इसका रंग जो है लाल गेरुआ होता है और मुख्यतः ये धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो धारवाड़ और कुडप्पा शैलों में ये पाए जाते हैं। बात करें अगर लौह एस का जो प्रादेशिक रूप से अगर वितरण देखें तो उड़ीसा में जो आपका मयूरभंज जनपद की गुरु महासनी तथा बादाम पहाड़, जो मयूरभंज जनपद के जो गुरु महासनी तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र, और इसके बाद क्यूझोर जिले के किरुबारू और सुंदरगढ़ जिले के मलांग, और इसके बाद टोली कंडादा पहाड़, यहाँ पे साथियों आपकी लौह एस का पाया जाता है उड़ीसा में। साथियों अगर बात करें कर्नाटक में कहाँ पाया जाता है लौह एस, बेल्लारी में, चित्रदुर्ग में, चिकमंगलूर में, शिमोगा जिले में, बाबू उद्यान की पहाड़ी में और धरवाड़ क्षेत्र में आपका लौह एस पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है राजनांदगांव, बैलाडीला श्रेणी में, जगदलपुर में, दांतेवाड़ा में, बस्तर में और दुर्ग में आपका लौह एस पाया जाता है। फ्रेंड्स अगर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे यहाँ पे
साथियों आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, और इस वीडियो को अगर बार बार देखते हैं तो आपका इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और ऐसी वीडियो बहुत कम मिलती है, तो इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे और साथ में आपको वीडियो लाइक करिएगा, ठीक है। बात करेंगे साथियों आपका झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड जो है साथियों, यहाँ पे जो लौह क्षेत्र है कौन कौन से हैं? नोआ मुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूम जिला, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, अर्नूल, कुडप्पा, नेल्लोर क्षेत्र में, और महाराष्ट्र में है आपका पीपलगांव, असोला, देवलगांव, और इसके बाद सूरजगढ़ आदि, ठीक है। बात करेंगे साथियों अगर खनिजों का नाम देखिए, जो मैंगनीज है, मैंगनीज जो है उड़ीसा में कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्योंझोर में, सुंदरगढ़ में, कोरापुट में, कलाहंडी में। और साथ में अगर इसका जो भंडार है, इसका भंडार साथियों, इसका और राज्यों में जो है मैंगनीज का, वो भंडारा, नागपुर, डोंदवारी और टिरोडी जो कि महाराष्ट्र में मिलता है, बालघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर और देवासा ये मध्य प्रदेश में है। तो मैंगनीज जो है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। तो ये जो आपकी स्थल है यहाँ भी इसको भी ध्यान रखिएगा, ये मैचिंग क्वेश्चन आपके पीसीएस प्रीलिम्स बनते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें तांबा के जो प्रमुख जो स्थल हैं कहाँ पाए जाते हैं? खेतड़ी, झुंझुनू जिला, सिंगना क्षेत्र, खोदरीबा और दिलवारा, कुरेवाली और दरीबा अगुचा, ये कहाँ पे हैं? ये राजस्थान राज्य में ये आपके स्थल हैं, यहाँ से आपके तांबा पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सिंहभूमि जिले में मोसाबानी और राखा धोबानी और तुर्मडी में स्थल में आपका ये झारखंड में है, यहाँ भी आपका तांबा पाया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान और झारखंड ये आपके प्रमुख जो है आपके तांबा जो प्राप्ति स्थल हैं। साथियों अगर बात करें बाक्साइट जो है प्रमुख रूप से आपका उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। तो उड़ीसा राज्य कौन कौन क्षेत्रों में? कालाहांडी, कोरापुट जिले में देश का सबसे बृहत्तम क्षेत्र है। इसके बाद साथियों अगर गुजरात में पाया जाता है कुछ क्षेत्रों में, कौन कौन क्षेत्र है गुजरात में? भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिला में पाया जाता है। इसके बाद झारखंड में पाया जाता है साथियों कुछ क्षेत्रों में, वो कौन सा है? लोहरदगा और नेतरहाट पठार, ठीक है। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें आपकी क्रोमाइट जो है, क्रोमाइट की बात करें तो साथियों जो क्रोमाइट जो है आपका उड़ीसा जिला में पाया जाता है। और बात करें इसमें कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा में कौन कौन से स्थल पे? सुकिंदा घाटी जो कि कटका जिला में है, और नवसाही जो कि क्योंझर जिला में है। बात करें साथियों कर्नाटक में भी क्रोमाइट पाया जाता है, कौन कहाँ कहाँ पे? हासन में, मैसूर में, चित्रदुर्ग में, शिमोगा में और चिकमंगलूर में, ठीक है। फ्रेंड्स अगर बात करें आपका सीसा जो है साथियों प्रमुख रूप से आपका राजस्थान में पाया जाता है, और उदयपुर जिले का जो जावर क्षेत्र और दरीबा राजपुरा जो भीलवाड़ा में है, और तारागढ़ पहाड़ी जो कि अजमेर और जुदवासा अलवर जिला में है, यहाँ पाया जाता है आपका राजस्थान में, ठीक है। जस्ता साथियों, जस्ता आपका जो जावर क्षेत्र उदयपुर जो जिला है वहाँ पाया जाता है। राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा ये क्षेत्र है। और इसके बाद साथियों पाली, भरतपुर और सवाई माधोपुर में राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा साथियों जस्ता का उत्पादन होता है। इसके बाद साथियों सिक्किम में एक क्षेत्र है वो है भोतांग क्षेत्र, ठीक है। बात करें साथियों अगर बात करें यहाँ पे सोना साथियों आपका पाया जाता है कोलार जिला, जो रायचूर जिला की रायचूर जो कर्नाटक, जो सोना के लिए जो कर्नाटक जो राज्य है सबसे फेमस राज्य है। कर्नाटक में कौन कौन सा? कोलार जिला, रायचूर जिला की छट्टी, और इसके बाद तोपू लेद्दी और वेंडाली खदानी। देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित होता है, ठीक है। इसके साथ ही चांदी की बात करें, चांदी जो है राजस्थान के उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जस्ता खानों में पाए जाते हैं। साथ में कर्नाटक में साथियों ये कोलार और हट्टी की खानों में भी पाया जाता है चांदी, और साथ में झारखंड में सिंहभूमि और धनबाद और दुमका जिला में चांदी पाया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स इतना आप ध्यान रखिएगा। अब बात करें साथियों कोयला को 4 प्रकारों में बांटा गया है, और इसको देखते हैं। तो कोयला को 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो साथियों कोयले को 4 प्रकार में जो कार्बन की मात्रा के अनुसार एंथ्रासाइट में साथियों आपका 90 से लेकर 93% कार्बन की मात्रा होती है। बिटुमेन्स जिसमें साथियों आपके 55 से 80% मात्रा होती है। लिग्नाइट जिसमें 40 से 55% मात्रा होती है। पीट जिसमें 40% से कम होती है। देश का 90% कोयला जो है वो साथियों गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है, और इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमेन्स कोयले की प्राप्ति होती है। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे कठोर और चमकीला रूप है, और लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन जो है कहाँ होता है? वो तमिलनाडु राज्य में होता है, ठीक है। तो यह इसको आप ध्यान रखिए, कोयले से रिलेटेड यहाँ से कोयला क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, और मुझे उम्मीद है
कि इस वीडियो से आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी की सबसे बेस्ट रिवीजन होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।